एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, जब हारते हैं ईवीएम से हारते। मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। देश में मोदी को स्वीकारा और खटाखट पटापट को खटाखट भेज दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। तो इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं। 2024 में देश में किसकी सरकार, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। और ये देखिए, ये काउंटडाउन आप देख रहे हैं, सबसे तेज नतीजे का ये काउंटडाउन है। 19 घंटे 58 मिनट 42 सेकंड 41 सेकंड 40 सेकंड 39 सेकंड, यूं ही ये पल पल घटता जाएगा और 0-0 पर जैसे ही आंकड़ा पहुंचेगा, एबीपी न्यूज पर सबसे तेज नतीजे आप देखने वाले हैं। इसके लिए बहुत ही भव्य तैयारी हम लोगों ने की है, लेकिन उस पर हम बात करें इससे पहले आज सुबह की एक अच्छी खबर आप तक मैं पहुंचाना चाहूंगा। खबर शेयर बाजार से है। दरअसल अभी नतीजे तो नहीं आए हैं, लेकिन एग्जिट पोल का जो इशारा है उससे शेयर बाजार बम बम है। अभी की खबर यह कि एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। बढ़त के साथ आज खुला है शेयर बाजार। शेयर बाजार में जबरदस्त उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है और जानकारी के मुताबिक लगभग 2000 अंकों की उछाल देखने को मिली है। सेंसेक्स में 2000 से ज्यादा अंकों की उछाल। तो आप देखिए नतीजों से पहले किस तरीके से शेयर बाजार इस्तकबाल करता हुआ नजर आ रहा है। सरकार किसकी होगी वो कल पता चलेगा, लेकिन एग्जिट पोल का इशारा बहुत साफ है कि मोदी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और इससे शेयर बाजार में भी उत्साह का माहौल है। सेंसेक्स में करीब 2000 अंकों की उछाल दर्ज की गई है। इवनिंग को जो एग्जिट पोल के नतीजे बाहर आए, वो सारे के सारे यही बात के इंडिकेशन या निर्देश देते थे कि जो एनडीए की गवर्नमेंट वापस सत्ता में आएगी। अब ये मार्केट के लिए इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि मार्केट को हमेशा विजिबिलिटी और प्रेडिक्टिबिलिटी चाहिए। तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन ऑफ दिस डिस्पेंसेशन से क्या होता है कि पॉलिसी में कंटिन्यूटी रहेगी और उस वजह से मार्केट को लगता है कि आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट करना, वो चीज़ दे कैन प्रेडिक्ट। और उस वजह से सेंसेक्स आज बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ एग्जिट पोल इज अप बाय 2000 पॉइंट्स। में आज बहुत अच्छा जो उछाल आया है, मेरा एज एन इकोनॉमिस्ट मानना है ये एग्जिट पोल के नंबर्स को देखते हुए आया है। मार्केट्स जो है इकोनॉमी के बेस पे ही चलती है। अगर इकोनॉमी अच्छी होती है तो जाहिर सी बात है, एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा मानना है मार्केट्स अच्छा परफॉर्म करती है। तो क्योंकि मोदी साहब का इकोनॉमी की मूवमेंट के लेकर एक बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है, एक एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड है, और अब एफडीआई भी हिंदुस्तान में और आने की संभावना है और साथ ही साथ पोर्टफोलियो मनी भी और आने की संभावना है। इसी वजह से एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा मानना है सेंसेक्स और निफ्टी में जब देखने को मिले। फर्दर मेरा ये मानना है कि अगर कल जो एक्चुअल इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं वो भी बीजेपी के लिए इसी तरह के नंबर्स दिखाते हैं तो आने वाला काफी समय मार्केट्स और इकोनॉमी दोनों के लिए बहुत बढ़िया समय होने की उम्मीद है। तो शेयर बाजार देखिए किस सकारात्मक तरीके से ले रहा है एग्जिट पोल को। सीधे मैं आपको मुंबई लिए चलता हूं। नम्रता दुबे मेरे साथ, मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। नम्रता, एग्जिट पोल के बाद इस तरीके का खुशनुमा माहौल शेयर बाजार में, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मार्केट है वहां पर बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं फिर तो नतीजों के बाद, अगर यही संकेत रहा आगे भी। बिल्कुल अखिलेश, ना सिर्फ ये सकारात्मक शुरुआत है बल्कि मार्केट ने इतिहास रच दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि 76,000 से ज़्यादा के पॉइंट्स पर जो है सेंसेक्स प्री ओपनिंग में शुरू हुआ है। निफ्टी ने 800 से ज़्यादा अंकों की उछाल पर जो है शुरुआत की है। तो ऐसा पहली बार हुआ है, मार्केट ने इतिहास रचा है क्योंकि मार्केट ने भरोसा दिखाया है कि कहीं ना कहीं तीसरी बार जब भाजपा की सरकार बनेगी तो एक स्टेबल गवर्नमेंट उनको मिलेगा। क्योंकि मार्केट विशेषज्ञों की बात करें तो उनका यही कहना है कि जो मार्केट है वो भविष्य के बारे में सोचता है, वो एक स्टेबिलिटी के बारे में सोचता है। तो जो एग्जिट पोल है उसके तुरंत बाद और लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स के ठीक एक दिन पहले जिस तरह मार्केट ने अपना रुख दिखाया है वो साफ इस बात को कर देता है कि भाजपा की सरकार अगर बनती है तो जो मार्केट है वो अपने आगे और ज़्यादा बढ़ेगा और
ज़्यादातर फाइनेंशियल स्तर पर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इससे होगा। अगर मार्केट की बात करें तो जो 31 मई को जब बाजार बंद हुआ था तो तकरीबन 72,000 के अकाउंट्स पर बंद हुआ था, लेकिन अब सीधे 76,000 की ओपनिंग, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। और सरकार की जो एग्जिट पोल की जो रिजल्ट्स हैं, एग्जिट पोल में जो दिखाया गया उसके बाद मार्केट इतने बड़े स्तर पर जो ओपन हुआ है, विशेषज्ञों का कहना है कि ये फ्यूचर स्टेबिलिटी को दिखाता है, क्योंकि जब एक सरकार के साथ गठबंधन होता है तो सरकार उस गठबंधन पर डिपेंडेंट होती है, लेकिन एक ओपन सरकार जब बनती है जो अकेले अपने दम पर चुनाव जीतती है तो एक स्टेबिलिटी जो है वो मार्केट में दिखाई देती है। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस स्टेबिलिटी को फ्यूचर तक समझते हैं और निवेश जो है वो बड़े स्तर पर करते हैं। जी चलिए, तो एक अच्छी खबर है शेयर बाजार से। बहुत बहुत शुक्रिया नम्रता इस जानकारी के लिए फिलहाल आपका। और अभी ये शेयर बाजार का रुख तब है जबकि नतीजे नहीं आए हैं। एग्जिट पोल का जो इशारा है उसी से शेयर बाजार बम बम है। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने एक लेख भी लिखा, आपको पता है कन्याकुमारी में वो ध्यानमग्न हुए थे और उसके बाद 1 तारीख को बाकायदा उन्होंने एक लेख लिखा जिसमें आने वाले दिनों के लिए जो उनका दर्शन है, जो विजन है, उसका जिक्र करते हुए नजर आए। कन्याकुमारी में साधना पर प्रधानमंत्री मोदी का यह लेख, अखबार में प्रधानमंत्री मोदी का यह लेख छपा है। साधना से विचारों को नई ऊंचाई मिली, इसका उल्लेख उन्होंने इसमें किया है। कन्याकुमारी में जब वो साधना में ध्यान में मग्न थे उसके बाद उन्होंने ये आलेख लिखा जिसमें उन्होंने अपने विचारों को कलमबद्ध किया। 2047 तक विकसित भारत का जो उनका संकल्प है उस पर भी कई बातों का जिक्र उन्होंने किया है। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी कन्याकुमारी में मौजूद थे, लगातार इस कवरेज में आपके साथ वो जुड़े हुए थे। अभी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए अभिषेक, प्रधानमंत्री का ये विजन, ये दर्शन क्या कहता है? अखिलेश, ये प्रधानमंत्री ने जब कन्याकुमारी से लौट रहे थे दिल्ली, उस समय प्लेन में लिखा है। और सबसे अहम बात है जो आप जिक्र कर रहे थे, यानी कि आगे के भारत की तस्वीर है, 2047 की तस्वीर है। और इसका एक सिरा जुड़ता है जब यहाँ साल 1892 में स्वामी विवेकानंद ने तपस्या की थी, तो उसमें उन्होंने बात की थी आने वाले अगले 50 सालों की बात की थी। तो ये जो जगह है, प्रधानमंत्री का जो पूरा लिखने का मर्म है वो ये है कि ये भविष्य का इशारा करती है कि हमको कैसा भारत बनाना है। एक भारत जो स्वामी विवेकानंद ने आने वाले 50 सालों में कल्पना की थी, जिसके बाद भारत आजाद हुआ। और अब जो भारत की कल्पना है वो है विकसित भारत की कल्पना, और उसके लिए 2047 यानी कि अगले 25 साल पीएम ने कहा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये उसी सपने को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उन्होंने एक भारत की सांस्कृतिक परंपरा उसका इसमें जिक्र किया है। इसमें माता पार्वती की तपस्या का जिक्र किया है, स्वामी विवेकानंद का जिक्र किया है, और एकनाथ रानाडे जिन्होंने इसके निर्माण में अहम भूमिका निभाई, विवेकानंद रॉक मेमोरियल के, उनके साथ जो अपने खुद के दिन बिताए हैं पीएम ने, उसकी भी याद की है। तो एक सांस्कृतिक परंपरा, एक राष्ट्रवाद, और साथ में भारत का अगले 25 सालों में भविष्य, इन सब बातों को समेटते हुए ये लेख लिखा गया है। अखिलेश बिल्कुल, और मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से जुड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचाने वाले, सटीक खबरें पहुंचाने वाले नीरज पांडे भी जुड़ गए, मेरे एक और सहयोगी। नीरज, अहम बात यह भी है प्रधानमंत्री के इस लेख में जिन बातों का जिक्र है, जो उल्लेख है, उसमें यह भी कहा गया है 25 सालों में कैसे विकसित भारत हमें बनाना है, उसका रोडमैप भी रखा गया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही 2047 का अपना नारा दे दिया था कि 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना है। उन्होंने जैसे लेख में खुद लिखा कि यहाँ आने के बाद विचारों को एक नई ऊंचाई मिली है, तो उसी ऊंचाई का एक संदेश है कि वो लौटते ही दिल्ली उन्होंने कल 7 बड़ी बैठकें की। उन बैठकों में न सिर्फ 100 डेज के प्लान पर चर्चा की, बल्कि रिमेल जो साइक्लोन था उसकी समीक्षा की, बहुत सारे मुद्दों पर हीट वेव के बारे में समीक्षा की। तो ये दर्शाता है कि जब आपकी जब वैचारिक जो ऊंचाई है वो आगे बढ़ती है, आध्यात्मिकता के संगम के साथ आप आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप में देश की भलाई के लिए नए नए विचार आते हैं, नई नई योजनाएं आती हैं। सरकार के सामने एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि सरकार जब बनती है तो सरकार केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टरों की नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की वो सरकार होती है। और यही विचार भारत के प्रधानमंत्री ने इस अपने लेख के जरिए दर्शाया है कि मैं लोकतंत्र का प्रहरी हूं, यानी लोकतंत्र ने अगर मुझे चुना है या लोकतंत्र ने मुझे चुनकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो मुझे मेरे जो विचार में 140 करोड़ की जो आबादी है वो समान है, और उन सबके लिए साफ साफ नजर आ रहा है। अभी नतीजे नहीं आए हैं, एग्जिट पोल का ही सिर्फ इशारा है, और उसी पर आप देख रहे हैं किस तरीके की हलचल बीजेपी में नजर आ रही है। अभिषेक और नीरज, आप दोनों मेरे साथ जुड़े रहिएगा।
एक और बड़ी खबर मैं दर्शकों तक इस बीच पहुंचाना चाहूंगा। दूसरा जो खेमा है यानी कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं, यहां भी जबरदस्त हलचल है। जानकारी यह मिल रही है कि आज कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। आज देश भर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आपको पता है कि एग्जिट पोल को कांग्रेस पूरी तरीके से खारिज कर रही है और फैंटेसी पोल तक इसे नाम दे दिया गया कांग्रेस की तरफ से। कहा यह जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसका जिक्र किया कि 295 सीटें इंडिया अलायंस को मिलने जा रही हैं और सरकार उन्हीं की बनेगी। मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे साथ जैनेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं। कांग्रेस की खबर आप तक हमेशा पहुंचाते हैं जैनेंद्र, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब, कुछ और पता चल पा रहा है क्या? बिल्कुल अखिलेश, एग्जिट पोल आने से पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा दावा किया कि 295 सीटें इंडिया अलायंस को मिलेंगी। एग्जिट पोल तो तकरीबन 6:30 के बाद जारी हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उससे कुछ घंटे पहले ही 295 का आंकड़ा पेश कर दिया। कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात का एहसास था कि एग्जिट पोल की तस्वीर क्या होने वाली है, इसलिए पहले ही कांग्रेस ने अपना एक आंकड़ा सामने रख दिया। कल राहुल गांधी ने भी 295 का आंकड़ा रिपीट किया। एग्जिट पोल आने के बाद कांग्रेस को लगता है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल में प्रोजेक्ट किया गया है 350 से ज्यादा सीटें एनडीए को, बीजेपी 300 पार, कहीं ना कहीं इससे मनोबल टूटेगा उसके कार्यकर्ताओं का, उसके इलेक्शन एजेंट का। और बहुत जरूरी है कि 4 जून को जब इलेक्शन एजेंट काउंटिंग सेंटर के अंदर जाएं, काउंटिंग सेंटर के अंदर जाएं, वो हौसले के साथ जाएं, मनोबल के साथ जाएं। और यही वजह है कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने देश भर के कांग्रेस के प्रत्याशियों की बैठक ली थी। उन्हें कहा था कि एग्जिट पोल पर ध्यान मत दीजिए, अंत तक काउंटिंग सेंटर में डटे रहिए। कल चुनाव आयोग भी कांग्रेस और इंडिया अलायंस का एक प्रतिनिधिमंडल गया था और आज उसी की कड़ी में देश भर की राजधानियों में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एग्जिट पोल को नकारेंगे और अपनी तरफ से दावा करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। और ये सब कुछ अखिलेश माइंड गेम है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं और काउंटिंग एजेंट के मन में हौसला देने की है कि हमने अभी लड़ाई हारी नहीं है, हमें 4 जून को काउंटिंग सेंटर पर बिल्कुल हौसले के साथ पहुंचना है। अब देखना यही है कि कांग्रेस को ये जो रणनीति है इससे कितना लाभ मिलता है कल। जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया जैनेंद्र, माइंड गेम। राजनीति में दरअसल इसका भी बड़ा महत्व होता है। दर्शकों को हम दिखाते हैं दोनों तरफ से किस तरीके से दावों का दंगल जारी है, देखिए। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने, 295? तो पहले से कह रहे तो हम तो 400 तो पार हो ही रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, जब हारते हैं ईवीएम से हारते हैं, जब हारते हैं इलेक्शन कमीशन से हारते हैं, जब हारते हैं और मीडिया के कारण हारते हैं, जब जीतते हैं नकली गांधी परिवार जिताते हैं। नहीं है, ये सरकारी पोल है, ये मोदी पोल है। जिस व्यक्ति का एग्जिट गारंटीड है 4 तारीख को, उन्होंने ये एग्जिट पोल कराया है। ये फर्जी एग्जिट पोल है। ये आंकड़े कहाँ से आए हैं? उन्हीं के कार्यालय, उन्हीं के मन से आए होंगे। तो निवर्तमान प्रधानमंत्री ने ये एग्जिट पोल कराए हैं, इसमें कोई विश्वास नहीं कर सकता। ज़मीनी हकीकत के बिल्कुल विपरीत है। अरे एग्जिट पोल आया है, पहले तो आपने कह दिया डिबेट में कोई नहीं जाएगा, वहीं पता चल गया आप गए। लेकिन आप एग्जिट पोल करने वाले लोगों की मेहनत को कौन कितना समय जाता है, पूछताछ करता है। एग्जिट पोल आपको नहीं मानना है, मत मानिए। स्टेशन राहुल गांधी का ये बता रहा है कि राहुल गांधी अपनी ज़िंदगी में कभी भी सकारात्मक रास्ते पे नहीं चल सकते, न तो जनता की पसंद हो सकती। तो एग्जिट पोल को लेकर वार पलटवार आपने देखा, वैसे वाकई में एग्जिट पोल का वक्त है और सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज पर आप देखने वाले हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। चुनाव आयोग की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। अभी की एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दूं कि आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन बातों का जिक्र होगा, इसका मकसद क्या है, आप तक और जानकारी पहुंचाएंगे अंकित गुप्ता, मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। अंकित। बिल्कुल अखिलेश, देखिए चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि 7 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। किस तरह से चुनाव को संपन्न करवाया गया है, जो वोटिंग परसेंटेज को लेकर के कई तरह के सवाल उठते रहे, मुमकिन है चुनाव आयोग आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका भी जिक्र करे। यह बताया जाए कि देश भर में जो 7 चरणों में चुनाव हुआ है उसका औसत प्रतिशत क्या रहा है, क्योंकि पिछली बार 67% के पार हुआ था और इस बार जिस तरह के गर्मी के माहौल में चुनाव हुआ है, कई जो चरण रहे हैं वहां पर मतदान प्रतिशत कम हुआ है। तो चुनाव आयोग की तरफ से वो आधिकारिक आंकड़ा सामने आ सकता है कि औसत
मतदान प्रतिशत देश भर में क्या रहा है, कितने मतदाताओं ने मत का इस्तेमाल किया है। लेकिन यकीन मानिए जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उस दौरान हम लोगों की तरफ से वो सवाल भी पूछे जाएंगे जो विपक्ष भी पूछ रहा है कि आखिर जो आपने चुनावों के या ये कहा जाए कि जो मतदान के आंकड़े हैं वो जारी करने में वक्त क्यों लगा पहले चरण में, खास तौर पर इस तरीके के कई सारे सवाल होंगे जिनका जवाब मुमकिन है कि चुनाव आयोग की तरफ से आज आधिकारिक तौर पर सामने आए। अंकित, कई तरह की शंकाएं हैं। कांग्रेस की तरफ से भी चुनाव आयोग से संपर्क किया जा रहा है, बीजेपी के लोग भी कह रहे थे कि हम संपर्क कर रहे हैं, संपर्क करेंगे। तो उन शंकाओं को लेकर भी किसी तरह का कोई समाधान मिल सकता है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में? निश्चित तौर पर देखिए जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो वहां सवाल जवाब भी होते ही हैं और सवाल जवाबों में वो सवाल भी पूछे जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने जो प्रतिनिधि मंडल गया था चुनाव आयोग के पास उसका ये कहना था कि पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होनी चाहिए और अमूमन ऐसा होता है। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी शंका ये है कि कुछ मामलों में ऐसा हुआ है कि पोस्टल बैलेट की जो संख्या है वो बाद में जोड़ी गई है। तो इस तरीके की कई शंकाएं हैं जिसको लेकर के विपक्षी प्रतिनिधि मंडल ने। चलिए, तो आप खुद भी अंकित रहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसे ही कुछ अपडेट वहां से होगा, जानकारी होगी, आप हमें बताइएगा। दर्शकों तक वो तमाम जानकारियां हम पहुंचाते रहेंगे। और देखिए सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज पर जो आप देखेंगे उसका काउंटडाउन लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी की बड़ी खबर सबसे पहले मैं आप तक पहुंचा दूं। खबर आ रही है पुलवामा से, वहां पर एनकाउंटर की सूचना मिल रही है। अभी की बड़ी खबर बताऊं, पुलवामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ की जानकारी सामने आ रही है। तो पुलवामा से अभी की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पुलवामा के निहामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को अभी घेरा हुआ है। तलाशी के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की, गोली चलाई गई। उसके बाद से निहामा इलाके में इन आतंकियों को घेर लिया गया है। आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आसिफ। अखिलेश, देखिए ये मुठभेड़ अब अंतिम चरण में पहुंच गई है और सुरक्षा बलों का यह कहना है कि जिस घर में ये मिलिटेंट छुपे हुए थे फायरिंग के दौरान इसमें आग लग गई है और यही माना जा रहा है कि जो मिलिटेंट अंदर अभी भी छुपे हुए थे वो आग की भेंट चढ़ गए हैं। लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से अभी किसी भी मिलिटेंट के मारे जाने की पुष्टि नहीं की गई है क्योंकि कोई भी शव बरामद नहीं किया गया है। लेकिन आज सुबह तड़के से जब ये गोलीबारी शुरू हुई थी तो सुरक्षा बलों का यही कहना था कि जो खबर मिली थी, जो जानकारी मिली थी, 2 से 3 मिलिटेंट के निहामा के इस इलाके में होने की खबर थी, जिसके बाद रात में कॉर्डन लगाकर आज सुबह तड़के तलाशी अभियान शुरू किया गया और उसके बाद जब दोनों ओर से गोलीबारी हुई तो ये एनकाउंटर शुरू हुआ है। और अभी की जानकारी यह है कि ये घर जिसमें मिलिटेंट छुपे हुए थे आग लग गई है इसमें और अंदर से फायरिंग फिलहाल रुकी हुई है और सुरक्षा बलों का घेरा जो है वो अभी भी बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इस इलाके में लश्कर से जुड़े 2 या 3 मिलिटेंट्स के होने की खबर थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन चलाया गया था जो कि अभी अंतिम चरण में है, क्योंकि सुरक्षा बलों का यह कहना है कि अब दोनों ओर की गोलीबारी रुक गई है और आग बुझाने की कोशिश यहां पे हो रही है ताकि उन शवों को या हथियारों को बरामद किया जा सके जिनके होने की संभावना इस घर के अंदर है। ठीक है आसिफ कुरैशी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और एक बार फिर से दर्शकों को मैं बता दूं, एबीपी न्यूज पर सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे। 19 घंटे और 36 मिनट का वक्त बचा हुआ है, पहला रुझान आपके सामने होगा। तो आप देखिए मेरे पीछे ये जो काउंटडाउन लगातार चल रहा है, सबसे तेज नतीजे का इंतजार एबीपी न्यूज पर आप देखेंगे। 19 घंटे और 29 मिनट का वक्त बचा हुआ है पहले रुझान में। और अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। यहां पर पोलिंग बूथ, जहां पर कुछ जगहों पर चुनाव फिर से करवाया जा रहा है, वहां से खबर यह आ रही है कि तनाव है। पश्चिम बंगाल में रीपोलिंग के दौरान कुछ जगहों से तनाव की सूचना मिल रही है। पश्चिम बंगाल में कुछ बूथ्स पर दोबारा से चुनाव करवाया जा रहा है। 12/7 में टीएमसी पर बीजेपी ने यह गंभीर आरोप लगाया है। टीएमसी मतदाताओं को रोक रही है, यानी टीएमसी के लोग वहां पर मतदाताओं को वोट डालने से रोक रहे हैं। यह गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। 12/7 और मथुरापुर में मतदान जारी है। बारासात के कदमगाची सद्दरपाड़ा जो गांव है, बूथ नंबर 61, वहां पर पुनर्मतदान हो रहा है। और देखिए ये बीजेपी के नेता पहुंचे हैं, कासिम अली, इन्हें पुलिस रोक रही है। दरअसल इनका कहना यह है कि जो गांव के वोटर्स हैं बीजेपी समर्थित, उनको वोट नहीं देने दिया जा रहा है और इसीलिए ये गांव वालों से अपील करने के लिए गांव में घुसे। पुलिस और सुरक्षा बल के जवान कह रहे हैं कि आप गांव में नहीं जा सकते, कानून व्यवस्था का मसला। लेकिन आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर स्थितियाँ बनी हुई हैं। और ये है वो गांव जहां पर पुनर्मतदान हो रहा है। 1 तारीख को यहां पर फर्जी वोटिंग की बात सामने आई थी और फिर से यहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो थे उन्होंने 1 जून को दर्ज कराई थी FIR,
जब सीसीटीवी की जांच की गई तो वहां पर पता चला कि असल में यहां पर फर्जी वोटिंग हुई थी। चुनाव आयोग ने यह फैसला किया कि पुनर्मतदान होगा, लेकिन देखिए पुनर्मतदान के दिन भी मामला गरमाया हुआ है और यहाँ पर जानकारी मिल रही कि बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जो मतदान है वो नहीं किया है। और देखिए ये कासिम अली जो हैं वो पहुँचे हैं और ये कह रहे हैं कि गांव वालों को वोट देने में दिक्कत आ रही है। तो ये पूरी तस्वीर है और ये है सदरपाड़ा गांव, जहां पर पोलिंग बूथ नंबर 61 पर ये स्थितियां बनी हुई हैं। तो समझ सकते हैं कि रीपोलिंग का दिन ज़रूर है, लेकिन जो हालात बने हुए हैं वो हालात बता रहे हैं कि शांतिपूर्ण मतदान रीपोलिंग के दौरान भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जितेंद्र के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, बारासात। तो हमारे सहयोगी अवधेश मिश्र की ये रिपोर्ट आपने देखी और अवधेश खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कल भी संदेश खाली से हिंसा की तस्वीरें हमने देखी। अवधेश, चुनाव के दौरान अलग अलग जगहों से इस तरह की खबरें आती रही और फिर से रीपोलिंग के दौरान भी इस तरीके का तनाव। बिल्कुल अखिलेश, देखिए तस्वीरें यही बता रही हैं जैसा कि आपने देखा। दरअसल ये 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, एक है बारासात, एक है मथुरापार, जहां पर 26 नंबर पर पुनर्मतदान चल रहा है। यहाँ पर 61 नंबर पोलिंग बूथ पर पुनर्मतदान चल रहा है। आप देखिए जो आरोप लगा रहे थे बीजेपी नेता कासिम अली कि यहाँ पर लोगों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है, इक्का दुक्का लोग दिख जाएंगे लेकिन मतदान केंद्र खाली है। वो इसलिए आए थे क्योंकि जो पहला मतदान का 1 घंटा था उसमें केवल 15 वोट पड़े थे और उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी और बंगाल पुलिस के जो लोग हैं वो मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ हम आशंकाएं जो हैं हिंसा की, उसके मद्देनजर बंगाल पुलिस के जवान तैनात हैं, केंद्रीय बल जो है वो तैनात है। लेकिन फिलहाल स्थिति यहाँ पर यह है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी का ये भी कहना है कि हम चुनाव आयोग के पास एक बार फिर से शिकायत करने जा रहे हैं कि यहाँ पर मतदान को बाधित किया जा रहा है। हमारी कुछ लोगों से बात हुई, हालांकि ज़्यादातर लोग हिंदी नहीं बोल पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कबूल किया है हमारे कैमरे पर कि टीएमसी के डर से वो मतदान केंद्र पर नहीं जा रहे हैं। देखिए हम कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये गांव की ये अंदर की तस्वीरें हैं। यहीं पर जो बीजेपी नेता है अंदर जाकर लोगों से अपील कर रहे थे और देखिए यहाँ पर भी सुरक्षा बल के जवान तैनात है, पुलिस के जवान तैनात हैं। अब एक नया अपडेट ये हुआ है कि गाँव के अंदर भी लोगों की जो एंट्री हो रही है उसको लेकर भी भारी पूछताछ हो रही है। तो पूरा गाँव है और सन्नाटा पसरा हुआ है। केवल एक गाँव की पोलिंग है, लेकिन स्थिति यह है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं मतदान देने के लिए और उसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि लोग दबी जुबान, अधिकतर लोग दबी जुबान कह रहे हैं कि टीएमसी का डर हमें है, लेकिन कुछ लोगों ने ये जरूर स्वीकार किया कि हमें वोट देने में डर है। तो यहाँ पर बीजेपी नेता के आने के बाद थोड़ा सा हालात जो है तनाव के और बने हुए हैं और टीएमसी की तरफ से हालांकि अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन गाँव को जो माहौल है उस तरीके का बना हुआ है। कि अवधेश, अभी एक और बड़ी खबर आ गई है। संदेश खाली मामले में चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश दिया गया है कि वहां पर अभी और ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है, यानी वहां पर जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी वो तैनाती फिलहाल रहेगी। संदेश खाली में हिंसा पर चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान 19 जून तक उस इलाके में तैनात रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, संदेश खाली में जिस तरीके का तनाव है, जिस तरीके से हिंसा की खबर आई थी, चुनाव आयोग का रुख बहुत सख्त नजर आ रहा है। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान 19 जून तक वहां पर तैनात रहेंगे। रह रहकर वहां से हिंसा की, छिटपुट हिंसा की खबरें आती रहती हैं और इसी के मद्देनजर चुनाव आयोग का यह फैसला। और अवधेश, आप भी चूंकि उन इलाकों में घूम रहे हैं, मैं भी अभी गया हुआ था पश्चिम बंगाल में, कई इलाकों में मैं जा चुका हूं। जिस तरीके के हालात हैं वहां जरूरी है कि लोगों में भरोसा बहाली हो, इस तरीके से सुरक्षा बलों की तैनाती रहे कुछ दिनों तक। बिल्कुल, लेकिन भरोसा ही नहीं हो पा रहा है। जिस अगराटी गांव की आप बात कर रहे हैं, दरअसल पूरा जो विवाद बढ़ा है यही वहां का केंद्र बिंदु बन गया है। हालांकि 3 जगह हालात बिगड़े थे, 3 जगह, लेकिन अगराटी गांव में जो तस्वीरें हमने दिखाई थी कि लोगों ने थाने को घेर लिया था, अब नया अपडेट ये हुआ है कि कुछ लोगों को केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों ने जब पकड़ा तो उन्हें उन लोगों ने छुड़ा लिया और लोगों का सीधा आरोप यह है कि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है। लेकिन ये लड़ाई जो है वो दोनों तरफ से हो रही है। दरअसल जो बीजेपी के लोग हैं उन पर भी आरोप लग रहे हैं कि जहां पर वो भारी पड़ रहे हैं वो टीएमसी के लोगों पर हमला कर रहे हैं, जहां पर टीएमसी भारी पड़ रही है वो बीजेपी के लोगों को निशाना बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीरें अजीब सी बनी है। और जो अगराटी गांव है उसके आसपास की हम बात करें, पोलिंग बूथ नंबर 25-26, इसके अलावा कल्लपाड़ा गांव एक है, इसके अलावा कुछ और गांव है। तो मतलब 4-5 गांव ऐसे आसपास है जहां पर स्थिति, एक गांव में प्रशासन जाकर संभालता है, दूसरे गांव में हंगामा हो जाता है, प्रशासन दूसरे गांव की तरफ जाता है तो दूसरे तरफ हंगामा हो जाता है। यानी कि इस तरीके की स्थितियां बनी है कि केंद्रीय सुरक्षा बल के जो
नौजवान हैं वो भी हालात को काबू पाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। और इसका एक हम नजराना आपको बताएं कि जब कोलकाता को संदेशखाली, सुंदरबन, बशीरहाट से जोड़ने वाला जो मुख्य हाईवे है, जो जिसको वासंती हाईवे कहते हैं, उसको जाम कर दिया गया था। 2.5-3 घंटे तक वहां कर कोई नहीं पहुंचा। उसके बाद केंद्रीय सुरक्षा बल के जो अधिकारी थे वो गाँव वालों को मनाने के लिए पहुंचे थे। अमूमन हम देखते हैं कि जो जिला प्रशासन होता है वो इन स्थितियों में हालात संभाले जाता है, लेकिन यहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बल के जो अधिकारी थे वो पहुंचे तो हालात संभाले गए। तो संदेशखाली में भी जो खबरें आ रही है वो यही आ रही हैं कि स्थितियां बिगड़ी है। लेकिन ठीक है अवधेश, आप खबर पर नजर बनाकर रखिए। इस बीच एक बड़ी खबर और बता दूं मैं दर्शकों को, लगातार कई तरह की हलचल की सूचनाएं मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी, पार्टी के अंदर जबरदस्त सरगर्मी। जेपी नड्डा के घर पर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। तो सवाल यह, क्या आगे की रणनीतियों पर अब चर्चा हो रही है कि कैसे क्या निर्णय लेना है। राजनाथ सिंह भी बैठक में पहुंचेंगे, यह भी खबर है, यह भी अपडेट है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर यह अहम बैठक चल रही है। अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद हैं और राजनाथ सिंह भी बैठक में पहुंचने वाले हैं। यानी जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, वो तमाम नेता इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। अब बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं और खबर यह भी, राजनाथ सिंह भी पहुंचने वाले हैं इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। जेपी नड्डा के घर पर यह बड़ी बैठक चल रही है। कल के सेलिब्रेशन को लेकर भी चर्चा संभव है और शपथ ग्रहण की तैयारियों पर भी चर्चा हो सकती है। यानी नतीजों के बाद क्या करना है, बीजेपी का क्या रुख होगा, किस तरीके से जश्न मनाया जाएगा, इस बड़ी जीत को रखा जाएगा जनता के सामने, इन तमाम पहलुओं को लेकर वहां बातचीत होगी। और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां क्या रहेंगी, इसको लेकर भी चर्चा मुमकिन है। यानी आप देख सकते हैं बीजेपी बिल्कुल पूरी तरीके से एग्जिट पोल के बाद यह मानकर चल रही है कि सत्ता में वापसी हो रही है। मोदी एक बार फिर से हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। और ऐसे में यह अहम बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पर। सीधे आपको लिए चलता हूं नीरज पांडे के पास, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, इस बैठक का और क्या एजेंडा है, कुछ और पता चल पा रहा है क्या? देखिए अखिलेश, बड़ी बात यह है कि कल काउंटिंग होनी है और कल ही रिजल्ट आना है और रिजल्ट के बाद बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। मुझे लगता है इसी वजह से गृह मंत्री अमित शाह इस समय जेपी नड्डा से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे और माना जा रहा थोड़ी देर में राजनाथ सिंह, जो पूर्व अध्यक्ष और देश के रक्षा मंत्री भी हैं, वो भी उनके आवास पर पहुंचने वाले हैं। 3 बड़े सीनियर लीडर एक साथ बैठेंगे तो सारी रूपरेखा जो सरकार गठन से लेकर, जैसा कि रुझान आ रहे हैं कि अब सरकार नरेंद्र मोदी की तीसरी बार बन रही है, उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो खेमा है बहुत उत्साहित है। और मुझे लगता है कि भविष्य की तैयारियों को लेकर ही ये बैठक हो रही है कि कैसे शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्या होगा, कब होगा, और कल जब नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में रिजल्ट आता है तो उस समय कैसा माहौल करना है, इस सेलिब्रेशन को किस तरह से अंजाम देना है। बहुत सारी प्लानिंग्स हैं। इसके अलावा भी माना जा रहा है कि पार्टी की जो आगे की फ्यूचर की रूपरेखा है वो क्या होगी, क्योंकि सरकार की रूपरेखा तो नरेंद्र मोदी जी खुद तय करते हैं, लेकिन पार्टी की रूपरेखा राष्ट्रीय अध्यक्ष के मतानुसार ही होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जेपी नड्डा जी के साथ ठीक है नीरज, धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। कोई बड़ी खबर आएगी तो हमें जरूर बताइएगा, दर्शकों तक वो सूचना भी हम पहुंचाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सैम पिट्रोडा साहब एबीपी न्यूज पर। धन्यवाद। मैं शुरू ही इस बात से करता हूं सर कि जो बातें आपने कही, चाहे इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर के जो आपने बात कही थी, या फिर बाद में जिस तरह से आपने कहा था कि भारत में अलग अलग प्रांत के लोग अलग अलग तरीके के नजर आते हैं, उसको लेकर के विवाद हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने आप पर सीधा हमला बोला, आप अपना पक्ष क्या आज साफ करना चाहते हैं, आपका इंटेंट क्या था? आपने 2 इश्यूज बताए जी। दोनों इश्यू में मैं मानता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद ट्रोलिंग शुरू की। जब मैंने बताया कि हम सब अलग अलग दिखते हैं देश में, वो सत्य है। उसमें एक तरीका था मेरा बताने का कि हम कितने अलग हैं। ये जब हमने बात की तब 1 वीक तक कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला। 1 वीक के बाद प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने ट्रोलिंग शुरू की। टू ए पॉइंट इट बिकेम नेशनल ऑब्सेशन फॉर 24 आवर्स। रेसिस्ट माइंडसेट का मुझे नहीं, रेसिस्ट कोई न्यूज़ माइंडसेट का चैनल आरोप मुझे लगाया नहीं था पूछा।
नहीं, कोई न्यूज ने मुझे नहीं पूछा कि आप क्या कहना मांगते हैं। मुझे भी तो पूछना चाहिए भैया। मैं वही कर रहा हूं सर, आप बताएं आप कहना क्या चाहते थे। धन्यवाद। मैं तो कह रहा हूं कि इट इज वन वे टू रिप्रेजेंट दैट वी आर ऑल डिफरेंट। देयर इज नथिंग रेसिस्ट अबाउट इट। ब्लैक इज माय फेवरेट कलर। क्या आपकी इसके बाद गांधी फैमिली, मिसेस गांधी, राहुल जी, प्रियंका जी या कांग्रेस अध्यक्ष से बात हुई थी? हमारी बात हुई थी राहुल से, और उनको बात समझ में आई थी? आपकी बात से वो कन्विंस थे? Yeah, I told him what I thought should be done, and he was in agreement, and Kharge साहब was in agreement, so we are all in together. We have no issues. पिट्रोडा साहब, जब राहुल गांधी जी से आपकी बात हुई, क्योंकि आप पहली बार अपना पक्ष टीवी पे रख रहे हैं पद से इस्तीफा देने के बाद, राहुल जी ने आपसे कहा क्या सर? मुझे लगता है लार्जर ऑडियंस भी समझना चाहेगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सुनना चाहेंगे। नहीं, कुछ नहीं, हमने बताया कि इट इज बेटर दैट आई डोंट say anything anymore, because whatever I say will be twisted. It's a matter of couple of weeks, so why should I allow them to hijack? इस पर राहुल जी ने आपसे क्या कहा? उनका क्या व्यू था? Fine, if that's what you that's fine. He said if that's what you want, that's okay, perfectly normal. और वो अपसेट नहीं थे? वो अपसेट नहीं थे सर आपके बयानों से? उन्हें नहीं लग रहा था कि इससे राजनीतिक नुकसान हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कभी किसी स्टेज पे सैम पिट्रोडा को ये लगा कि मेरे जबान से जो निकला, मैंने जो बात कह दी, उसका पॉलिटिकल नुकसान कहीं कांग्रेस को भरे चुनाव में ना हो जाए? हो सकता है, लेकिन लोग समझते हैं एक दो शब्द से इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा इतिहास कोई नहीं बदल सकता। पिट्रोडा साहब, पहले भी आपने ऐसा बयान दिया था जब ये बीजेपी के प्रवक्ता एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सीधा टारगेट आपको करते हुए, तो मैंने देखा एक उनके नेशनल स्पोक्स पर्सन ने कहा कि सैम पिट्रोडा साहब ने तो पहले 84 के दंगों पर भी कह दिया था जो हुआ सो हुआ। तो ये जो आप कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ डज नॉट मीन व्हाट इट मेंट देन आल्सो इज दैट लेट्स मूव ऑन। दे डोंट शो दैट। But the choice of words, sir, उसमें आप फंस जाते हैं हर बार। That's fine, that's okay. Maybe the choice of words was not right, but the intent was right. सर, प्रधानमंत्री मोदी ने उल्टा ये आरोप लगा दिया था कि सैम पिट्रोडा साहब जो कह रहे हैं, ये तो ऐसी बात कह रहे हैं कि आप लोगों के निजी प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाएगा, आपके मंगलसूत्र तक छीन लिए जाएंगे, घुसपैठियों और मुसलमानों को दे दिया जाएगा। जिसको झूठ बोलना हो, उनसे हम क्या कह सकते हैं?